हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास टूटोरियल पे। तो आज हम बात करेंगे कुछ एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो आपके एनसीईआरटी यानी 1.1 की जो आपकी पहली प्रश्नावली होगी उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली प्रश्नावली आपकी है क्या, यानी इस पे जितने भी आपके पिछली क्लासों में जितने भी आपके थ्योरियाँ हुई हैं सब इसी पर बेस थी। इसी चैप्टर में जितनी भी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है उसी सब थ्योरियों का इसमें लागू होगा नियम। तो देखते हैं क्या क्या बातें आती हैं उस थ्योरी के अंतर्गत। तो आते हैं हम सवाल पे चर्चा करेंगे डायरेक्ट, यानी एक 1.1 हम इसी में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके पास पूरा अध्याय इसी में यानी 1.1 जो होगी प्रश्नावली एक ही वीडियो में आपकी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर आप लोगों को चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को प्राप्त करने के लिए आपके पास। तो आते हैं अगले क्लास सवाल पे। सवाल क्या कर रहा है सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास एल्गोरिथम नियम कहता है जब किसी कार्य को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो एचसीएफ निकालने का एक ही तरीका आप लोग जानते हो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे आप बोलते हो इंग्लिश में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही जब आप भाग निकालते हो तो जब तक आप भाग देते हो तब तक आपको सुनना नहीं आता है, आप तब तक इसी क्रिया को करते रहते हो। जब इस क्रिया में आपके पास शेषफल आपका शून्य निकल के आता है तो उसी में जो b का मान यानी समीकरण बनाते हो ना यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस का r। तो उस समीकरण में आप अगर जीरो, जिस समीकरण में आपका जीरो निकल के आता है उस समीकरण में जो b का मान होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर पहले से। तो प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर पहला है, हाँ कह रहा है प्रश्न एक कि 135 और 225 का आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करना है। एल्गोरिथम में ए रहता है कि ए रहता है, यह वाला होगा ना ए, ठीक। तो एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जब एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो आपके पास, आप लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आप लोग जब निकालोगे तो यहाँ से एक समीकरण इंपॉर्टेंट होता है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो आप जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब एचसीएफ निकालोगे तो यह सब आपके रफ कार्य होंगे। तो जब रफ कार्य होंगे तो आओ भाई रफ कार्य करते हैं। 135 को भाग देना होगा 225 में, तो जब 225 में भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगी तो 135 होगा, ठीक। तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 12 में से 3 जाएगा तो 9 3 12 होगा, यह आपका शेषफल जीरो होगा। देखो अभी भी आपका शेषफल जीरो नहीं आया तो आप लोग लिखोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, क्या लिखोगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लोग लिखोगे, हाँ आप लोग लिखोगे क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो आप? ए का मान अब यहाँ पर होगा 225 इक्वल टू होगा क्या? 135 इंटू 1 प्लस का 90। अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया, तो शेषफल जब शून्य नहीं आया तो एक बार फिर भाग दोगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी? 135 में देना होगा आपको। तो जब 135 में दोगे तो क्या आएगा आपका? 90 एक का बार जाग भाग तो 90 होगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो फिर एक बार लिखोगे आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो आप कि 135 बराबर होता है, क्या होता है? 90 इंटू 1 प्लस का 45, यही ना। तो अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया है। देखो भाई ध्यान देना, हमने कहा ना कि जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आता है वहाँ से आपका शेषफल, तब तक आपको एचसीएफ की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक। तो आते हैं आपके पास, यानी 45 में जब भाग दोगे तो 45 में अब 90 में भाग देना होगा, तो 45 एक कम 45 दूना 90 होगा, तो यानी भाग पूरी तरह से चली गई। यानी यह सब बातें आपकी रफ कार्य के अंतर्गत आती हैं। तो अब अगला स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 3, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कहोगे कि वही 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 अब प्लस का 0। अब आप देख रहे हो यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ जाता है तो आप लोग वहीं पे बोलते हो ना, यानी यहाँ पे आप लोग लिखोगे स्टेप आपका फर्स्ट, स्टेप आपका सेकेंड और स्टेप आपका थर्ड, ठीक।
ये इसी पे बात हम करते हैं। तो जब आप 3 बार स्टेप लगाने के बाद आपके शेषफल 0 आ गया, जब शेषफल 0 आ गया तो यहीं पे आप लोग लिखोगे HCF ऑफ किसका 135 एंड 225 का कितना आ गया, यानी 45 आ गया। यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपने तो भाग विधि जानते ही हो, लेकिन वह सब आपके किसके अंतर्गत आती है, रफ के अंतर्गत। ठीक, इसको आप लोग रफ के अंतर्गत लिखोगे तो आप लोग लिखोगे A बराबर BQ। आप समीकरण तब तक लगाओगे जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या था, यानी बी वाला 196 38 220, यानी ऑप्शन दूसरा, यानी बी वाला क्या था 196 एंड 38 220। इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए आप लोग वही लिखोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। क्या जानते हो, A बराबर होता है BQ प्लस का R होता है। तो BQ प्लस का R होता है, तो बस आप तब तक भाग दोगे जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आता है। तो लगाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, यानी 196 में 196 भाग करनी होंगी 38 220 में। ठीक, तो यानी एक बार कै बार भाग जाएगी, 2 बार ले जाओगे, 3 बार जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, 2 बार ले चलो। 2 बार जब ले चलोगे कितनी बार जाएगी, 2 छक्का 12 होगा, फिर 2 9 18 1 19 2 1 कम 2 1 3, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। एक कई बार जाएगी भाग, एक बार ले चलो भाई, एक बार जब भाग जाएगी तो 196 होगा, यानी 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। यहाँ बचेगा 17, 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 निकालोगे। अब कितनी बार भाग जाएगी, 9 बार। तो जब 9 बार भाग ले जाओगे तो कितना बार आएगी, 9 छक्का 54 होता है, 9 81 81 5 81 5 86 होता है, फिर 9 1 कम 9 होगा, 9 8 17 हो जाएगा। ठीक, यानी 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 12 होगा, फिर यहाँ 15 में से 6 जाएगा तो 9 6 15 होगा, यहाँ से तब शेषफल 0 आ जाएगा। अब 0 बार भाग जाए यानी 0 उतर जाएगा। अब कितनी बार भाग जाएगी, यानी 5 बार। तो 5 छक्का 30 होता है, तो 0 लास्ट में आ रहा है, तो 5 छक्का 30, 5 9 45 45 3 48 होता है, 5 1 कम 5 5 4 9 होता है, यानी शेषफल आपका 0 आ गया। यानी एक ही भाग में देने के बाद आपका शेषफल क्या आ गया, यानी दोबारा भाग देनी नहीं पड़ी। तो आपके पास जब एक ही शब्द मिलता है, एक ही अंक मिलते हैं, उसको बारी से भाग देते हो, तो यहाँ से वही केवल स्टेप आपका फर्स्ट इसमें लागू होगा। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि EDA बराबर, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो, यानी 38 220 इक्वल टू जानोगे ना 196 इंटू 195 प्लस का 0। अब यहाँ से देख रहे हो जिसमें आपका, जिस समीकरण में आपका B का मान यानी 0 आ जाता है, R का मान 0 आ जाता है, वहीं आपका वही शेषफल बन जाता है। ठीक, क्लियर हुई बात। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि HCF ऑफ 196 एंड 38 220 कितना होगा, यानी 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा सेकंड वाला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, एक 867 है और 255, 867 और 255। तो 867 है, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला 867 है और 255 है। देखो भाई, अब हम जानते हैं ना कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग देते हैं। तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लगाना है, तो आप लिखोगे यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो आप, A बराबर BQ प्लस का R होता है। तो यानी स्टेप आपका फर्स्ट क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट जब भाग दोगे तभी पता चलेगा। स्टेप फर्स्ट में जब लगाओगे तो बारी बारी से भाग देना पड़ता है। तो यानी 255 में अब भाग देना होगा किसमें, 867 से। यानी 255 से 867 में भाग दोगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। 2 बार ले जाओ, 3 बार करोगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 5 15 होगा, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, सही तो है। यानी 3 बार ले जाओगे तो 865 होगा, 765 255 है।
3 बार ले जाओगे तो 765 होगा। यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो एक बार भाग गई तो फिर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो कि वही 867 इक्वल टू होता है 255 इंटू 3 अब प्लस का 102, ठीक, प्लस का 102 होता है। तो जब 102 होता है तो आप इसे क्या जानते हो, यही आपका शेषफल है। अभी भी आपका शेषफल शून्य नहीं आया तो दोबारा भाग देते हो 255 में। कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार, तो 2 बार ले जाओ 104 हो, 204 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 5 होगा। फिर आप लिखोगे स्टेप सेकेंड। आपका स्टेप सेकेंड क्या कहता है, वही निकलेगा कि यहाँ से 255 बराबर 255 इक्वल टू कितना, 102 गुणे 2 प्लस का 51। अब देख रहे हो आप अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया तो फिर भाग दो भाई 102 में। 51 दूना 102 होता है, यानी शेषफल आपका यहाँ पे शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ गया तो आप स्टेप आपका सेकंड यानी लास्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड यहीं से निकल के आता है कि 102 इक्वल टू क्या, 51 गुणे 2 प्लस का 0। अब जान गए कि यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो इसका जो बी का मान होता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे लिखोगे एचसीएफ ऑफ कितना है, 867 एंड 255 कितना आ गया, 51। यही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं तीनों सवाल आपको समझ में आया होगा। तो आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका क्या है, कह रहा है कि दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, हाँ क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है, दर्शाए कोई धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो जब इतने रूप का होता है तो आप लोग, हाँ ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या होगी कि बात तो यहाँ से निकल के आती है कि जब आपने इस सवाल को लगाना सीख लिया था किस प्रकार से लगता है, तो देखो भाई कह रहा है ना 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, तो आप लोगों को इतनी बात पता होगी कोई नंबर ए रहा होगा, जब उसको हम 6 से डिवाइड किए होंगे तो यह रूप अवश्य मिला होगा। तो 6 से डिवाइड करने के लिए बात क्या आती है, आते देखते हैं। कोई नंबर ए रहा होगा, उसको आप अगर 6 से डिवाइड किए होंगे तो आर का मान निश्चित हो जाता है, क्या होता है, यानी वह 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 6 से छोटा रहेगा। तो जब 6 से छोटा रहेगा तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आती है, या तो एक बार आर बराबर 0 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 2 रहा होगा, या तो 3 रहा होगा, या तो 4 रहा होगा, या तो 5 रहा होगा। यही सब कंडीशन बन सकती है। तो जब यह कंडीशन बनती है तो यहाँ से ए के पूर्णांक ए का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 6q रहा होगा जब 0 रखते हो, या तो 6q प्लस 1 रहा होगा, या तो 6q प्लस 2 रहा होगा, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3। इतनी बात क्लियर हुई। तो यह सब ए के मान निकल के आते हैं। जब ए के मान निकल के आ रहे हैं तो यहाँ से कोई 3 मान कह रहा है ना कि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, यह तीनों मान जो होते हैं वह क्या देते हैं, विषम नंबर देते हैं। तो इन्हीं तीनों पर बात करेंगे हम। तो तीनों को उठा के लाओ भाई यहाँ पे, यानी पहला समीकरण है आपका 6q प्लस का 1। जब 6q प्लस का 1 है तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। बोलो भाई, यानी जब r बराबर आप 0 लेते हो, क्या लेते हो, यानी स्टेप आपका फर्स्ट क्या होता है, जब r इक्वल टू 0 तब, हाँ जब r बराबर 1, यहाँ से आपको दिखाना है कि वहाँ समीकरण जो दूसरा निकल के आया था 6q प्लस का 1, यानी यह a बराबर आया था। अब कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं, यानी कि अब यहाँ से आपको पता होगा कि जो q होता है वह हमेशा क्या होता है, एक धनात्मक इंटीजर होता है। जो q होता है वह धनात्मक पूर्णांक होता है। जब धनात्मक पूर्णांक होता है तो यहाँ से आप लोग बताओगे क्या कि q के मान 1 हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 इनफाइनाइट हो सकता है। इतनी बात क्लियर। अब क्या करोगे, आप बारी बारी से आप रखते चलोगे। तो यानी आप केस नंबर फर्स्ट क्या जानते हो, केस फर्स्ट क्या जानते हो, जब q बराबर 1 होता है तब क्या निकल के आता है, तब a बराबर 6 इंटू 1 प्लस का 1 होता है। तो यहाँ से 6 1 कम 6 1 7 निकल के आता है।
यहीं पे केस अगर सेकंड देख लेते हो, केस सेकंड क्या होता है, अगर q इक्वल टू 2 रखते हो, जब q बराबर 2 रखते हो तब a का मान क्या निकल के आता है, 6 इंटू 2 प्लस का 1, 6 दूनी 12 1 13 आता है। यानी यहाँ से प्राप्त हो गया कि दो मान हम निकाले तो यहाँ से पता चला यह सब क्या दिखाई दिया आपको, विषम नंबर दिखाई दिया। तो जब विषम नंबर दिखाई दिया तो यहाँ से आप जो भी q का मान पॉजिटिव रखते जाओगे, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो वहाँ से सब मान क्या देंगे आपको, विषम नंबर मिलते चले जाएंगे। बात क्लियर होती है। अच्छा, आगे बात क्या कर रहा है कि 6q + 3 जो होता है, आते हैं मान लेते हैं आपके पास, यानी सेकेंड वाला समीकरण बनता है a बराबर 6q + 3 आता है। जब 6q + 3 आता है तो आप लोग पहले जानते थे कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए रहा होगा, उसको हम 6 से डिवाइड किए होंगे, तो या तो वह 0 शेषफल दिया रहा होगा, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो बस 5 तक। तो आपके पास उसी में से एक समीकरण निकल के आता है 6q + 3। और सवाल में कह रहा था 6q + 3 जो होता है वह क्या देता है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक देता है। तो जब 6q + 3 एक विषम धनात्मक पूर्णांक देता है तो यहाँ से आपको वही ज्ञात करना होगा कि आप लोग जानते हो कि q एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखोगे q इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। जब धनात्मक पूर्णांक होता है तो q बराबर आप लोग जानते हो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी यहाँ पे आप स्टेप सेकंड कर रहे हो, यानी अब यहाँ पे लोगे केस, कई केस लेने पड़ेंगे यहाँ आपको। केस एक लोगे तो एक क्या कहता है, जब q बराबर आप 1 रखते हो तब a बराबर क्या आता है, 6 इंटू 1 प्लस का 3, क्या निकल के आता है, 6 1 कम 6 3 9 आता है। यानी केस सेकंड लोगे, जब केस सेकंड क्या कहेगा, यानी q इक्वल टू अगर आप 2 लेते हो तब a बराबर क्या आता है, 6 इंटू 2 प्लस का 3, 6 दूनी 12 1 13 आता है। यहाँ से ज्ञात हुआ कि यह दोनों संख्याएं आपको क्या मिल रही हैं, विषम मिल रही हैं। तो यानी आप ऐसे मान रखते जाओगे तो आपको सभी मान क्या देंगे, विषम देने लगेगा। अगला कंडीशन था, अगला समीकरण था आपका, वहाँ पे समीकरण एक था a बराबर 6q + का 5 था, 6q + का 5 था। तो यहाँ पे भी आप लोग वही जानोगे कि q आपका क्या है, एक q इक्वल टू धनात्मक पूर्णांक, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। जब q धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ से q बराबर आप धनात्मक पूर्णांक लिख दो, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब आप करोगे क्या, केस नंबर फर्स्ट लोगे। केस फर्स्ट क्या होता है कि q बराबर जब 1 लेते हो, जब q बराबर 1 लेते हो तो a का मान क्या निकलने लगता है, 6 इंटू 1 प्लस का 5, यानी 6 5 11 दिया जाता है। ठीक, वहीं पे आप केस नंबर सेकंड लेते हो, जब केस सेकंड लोगे तो q बराबर मान लेते हैं 2 रखने पर, तो a का मान तब क्या आता है, 6 इंटू 2 प्लस का 5, 6 दूनी 12 5 17 आता है। तो यहाँ से आपको भी यहाँ से प्राप्त होगा कि आप अगर q का मान धनात्मक पूर्णांक तीनों केसों में, यानी आप स्टेप फर्स्ट स्टेप थर्ड है ये, स्टेप थर्ड में आप लोगों ने क्या देखा कि 2 बार हमने q का मान पॉजिटिव इंटीजर रखा, तो पॉजिटिव इंटीजर रखने के बाद आपको रिजल्ट क्या दे रहा है, हमेशा धनात्मक, यानी धनात्मक विषम पूर्णांक दे रहा है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हुआ कि जो भी आपको दिखेगा 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, तो वहाँ से आप लोग ज्ञात कर सकते हो कि यहाँ से जो भी मान निकलेगा वह क्या होगा, हमेशा विषम पूर्णांक होगा। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक सेना बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों के समान स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो भाई, यहाँ से बात कैसे निकलेगी कि आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ से एक की पॉइंट मिलती है। की पॉइंट क्या होती है आपके पास, थोड़ा ध्यान देना आप लोग की बात क्या होती है कि अगर हम एचसीएफ निकालना चाहते हैं किसी दो संख्याओं का, यानी ये पता होगा कैसे आपको एचसीएफ निकालना होगा, तो वहाँ पे सवाल में दिया रहेगा या तो आप बड़ी से बड़ी संख्या खोजो, यानी लिखा रहेगा सवाल में कि या तो वहाँ पे आपको की पॉइंट देखने को बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कहेगा या महत्तम कहेगा या अधिकतम कहेगा। तो ऐसे की पॉइंट को अगर आपके क्वेश्चन में दिया है तो वहां से आप लोग जानोगे कि वह संख्याओं का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो भाई, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको महत्तम या अधिकतम, तो अधिकतम जब दिखाई दिया तो यहाँ से आप लोग लिखोगे क्या। देखो भाई, यहाँ से एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। देखो सवाल में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं अगर
जो आप लाइन बना रहे हो, मान लेते हैं 5 से 7 लाइन में वो लोग मार्च कर रहे हैं, तो इस लाइन की अगर बात आती है लाइन नंबर फर्स्ट की, तो लाइन नंबर फर्स्ट में क्या आता है कि आप पहले वाली संख्या से जितने भी व्यक्ति उठा रहे हो उतने व्यक्ति इसमें भी होने चाहिए, इस लाइन में भी होने चाहिए, उतने व्यक्ति इस लाइन में भी होने चाहिए, उतने व्यक्ति इस लाइन में भी होने चाहिए। यानी जितने भी पंक्तियां मिलेंगी उसमें सबको समान रूप में दर्जा देना चाहिए। तो मान लेते हैं आपके पास 616 व्यक्ति हैं, तो उनमें से जितने व्यक्ति इसमें शामिल हुए, इसमें शामिल हुए, इसमें शामिल हुए, इसमें शामिल हुए, यानी आपको कितनी कतारें बनानी होगी, कितनी लाइनें बनानी होंगी, कितनी पंक्तियां बनानी होंगी, उसमें सबको समान रूप से बैठाया जा सके। ठीक उसी प्रकार से 32 वाले सदस्यों को भी शामिल करना है, तो इसमें कितना 32 वाले होंगे, इसमें कितना होंगे, और इसमें कितना होंगे, और इसमें कितना। वही कह रहा है कि अधिकतम से कितनी श्रेणियां यानी कितनी पंक्तियां बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी पंक्तियों को बनाने के लिए आपके पास वही आता है, आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो जब एचसीएफ निकालोगे तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे आप लोग कि 616 सदस्यों वाले सेना की टुकड़ी और 32 सदस्यों वाले सेना के टुकड़ी को पंक्तियों में मार्च करवाना है। मार्च कराने के लिए क्या जानोगे, यहाँ पे आप लोग लिखोगे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। आप वही बात जानते हो कि क्या करते हो, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग देते हो। आप यही विधि जाने हो, लेकिन जब 1.2 में जब जाओगे, प्रश्नावली 1.2 में, तो वहाँ से आपको फैक्टर विधि जानना होगा। तो ये पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही लगा दो भाई, यानी 32 से आपको भाग देना है 616 में। तो 616 में भाग दोगे, कितनी बार भाग जाएगी, एक बार जाएगी। 32 से कम 32 होगा, तो यहाँ से 11 में से 2 जाएगा, तो 9 2 11 होता है। यहाँ पे आएगा आपका 5 5 में से 3 जाएगा, तो 2 आ जाएगा। अब आपके 6 आ गया, तो अब कितनी बार भाग जाएगी, 9 बार। तो 9 बार ले चलो, 9 दूनी 18 होता है, और 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 एक 28 होगा। यहाँ से घटाओगे तो 16 में से 8 जाएगा, तो 8। यहाँ पे आपको कट 0 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो अब भाग देनी होगी 32 में, तो होता है 8 चौक को 32, यानी आपको 2 बार भाग यहाँ देनी पड़ी। तो जब 2 बार भाग देनी पड़ी, तो यहाँ से आप लोग निकालोगे कि ये यानी मैक्सिमम लिखोगे, मैक्सिमम पंक्तियाँ कितनी बनेंगी, मैक्सिमम पंक्तियाँ आपकी 8 निकल के आएंगी। तो इसका एचसीएफ भी आपका क्या निकलेगा, 8 निकल के आया। तो यही आपकी सबसे मैक्सिमम पंक्तियाँ होंगी, जिसको आप लंबवत अगर मान लेते हैं, लंबवत या क्षैतिज करते हो, उसमें आपको एक पंक्ति में कितने 616 वाले होंगे, कितने 32 वाले होंगे, उसमें समान रूप से सभी पंक्तियों में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे आपका सवाल है, हाँ आगे सवाल था आपका, इतनी बातें हो गई थी। अच्छा, यह सवाल है आपका। तो यह सवाल क्या था आपके, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। हाँ, सवाल है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने के बाद वह 9m 9m + 1 9m + 8 रूप होता है। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए आपके पास कई धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे आप किसी धनात्मक पूर्णांक को अगर 2 से भाग देते तो 2q रूप होता है, 3 से भाग देते तो 3q होता है, 4 से भाग देते तो 4q होता है। इसी तरह से आपको बनता जाता है। तो जब बनता जाता है तो आप करते क्या हो कि मान लेते हैं आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक ये रहा होगा, उसको आप 2 से डिवाइड किए होगे, ये रहा होगा 3 से डिवाइड, तो यहाँ से 2q वाली बात बनती है, यहाँ से 3q वाली बात बनती है।
अगर कोई ए रहा होगा उसको 4 से डिवाइड किया होगा तो 4 की वाली बात बनेगी। अब इन्हीं मान लेते हैं, इन्हीं चारों में से आसानी से 9 कहाँ से बाहर हो सकता है, यानी आसानी से किस संख्या से, किस धनात्मक पूर्णांक से बाहर हो सकता है। तो आपको जब बाहर निकालना होगा तो करोगे क्या, देखो आपको घन भी करना है, तो घन करोगे तो इसका घन करोगे तो 8 हो जाएगा भाई, और इसका घन करोगे तो आप 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब देखो 27 से आसानी से बाहर होगा 9 की 8 से होगा, यानी आप 8 9 को लिख सकते हो 27 को 9 गुणे 3 के रूप में, तो यहाँ से आसानी से 9 बाहर हो सकता है। तो आपके पास यही एक ऑप्शन बनता है कि आपके पास धनात्मक पूर्णांक कोई ए रहा होगा, उसको आप 3 से डिवाइड किए होगे तो आपके पास 3 बात निकल के आती है, 3q आता है, 3q + 1 आता है, 3q + 2 आता है। तो आते हैं माना, देखो भाई माना धनात्मक पूर्णांक, थोड़ा तेज करते हैं, आपके पास धनात्मक पूर्णांक a रहा होगा और b बराबर 3 रहा होगा, तब a/3 r का मान जो होगा वह निश्चित होगा, r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2। तो यहाँ से आप बारी बारी से मान रखते जाओगे, तो यानी केस आपका फर्स्ट क्या बनता है, केस फर्स्ट जब r बराबर 0 और b बराबर 3, तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है, a बराबर bq प्लस का r होता है। अब जब मान रखते हो तो a बराबर होता है 3q प्लस का 0। अब इसको छोड़ देते हैं, दोनों पक्षों का घन कर दो। जब दोनों पक्षों का घन करने पर, तो घन करोगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब होगा बराबर 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, q का क्यूब होगा 27, q का क्यूब होगा। और 27 को आप लिख सकते हो 9 गुणे 3, तो यहाँ से आप अगर 9 बाहर कर लेते हो 3 q का क्यूब होगा। अब इतनी वाली बात को आप यम के बराबर मानते हो, क्या लिखते हो, माना 3q बराबर यम। तो अब यहाँ से आप लोग लिख सकते हो a³ बराबर 9m। बात क्लियर हुई, यही आपको पहला सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, आगे आते हैं आपके सवाल पे। अब देखो आप तो यह सिद्ध कर दिए, आगे सवाल है आपका, हाँ इसी को 9m + 1 रूप लेना है। तो 9m + 1 रूप लेने के लिए आपने केस सेकंड लेना होगा। तो केस सेकंड क्या होता है, केस सेकंड में क्या होगा कि आपको r बराबर 1 लेना होगा और b बराबर आपको 3 हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आओगे, क्या होता है, a बराबर bq प्लस का r होता है। तो रखोगे भाई, तो a बराबर b बोले तो 3, q बोले तो q अपने स्थान पे, r बोले तो 1। ठीक, तो यहाँ से दोनों पक्षों का आप घन करना होगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो जब घन करोगे तो क्या मिलेगा, a³ होगा बराबर 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, q का क्यूब होगा प्लस 1 का क्यूब होगा, तो 1 क्यूब रहेगा, यहाँ से आएगा 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 हो जाएगा प्लस 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अगर आप 27 यानी q वाली संख्याओं को एक साथ लेते हो, क्या लेते हो, जहाँ जहाँ q दिख रहे हैं उनको एक साथ ले लो, 27 q का क्यूब प्लस 27 q का स्क्वायर प्लस 9q, अब प्लस लास्ट में 1 है। इन सब से अगर आप 9 बाहर लेते हो, 9 त्रिक 27 q आता है प्लस 9 त्रिक स्क्वायर आता है प्लस 9q केवल आता है, लास्ट में 1 आता है। अब इसके बराबर आप m मान लेते हो, तो जब m मानोगे तो यहाँ से a³ बराबर क्या रूप निकलेगा, 9m + 1 रूप निकलेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सेकेंड वाली बात क्या आती है, सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ से अगर लगाओगे आप, तो केस नंबर थर्ड क्या होगा, केस थर्ड आप निकल के आता है ना यहीं पे। तो केस थर्ड होता क्या है कि आपने अभी तक r बराबर 1 रखा, b बराबर 3 रखा, तो जब r बराबर आप 2 रखते हो, b बराबर आप हमेशा 3 ही रखोगे, तो वही लिखोगे ना यूक्लिड डिवीजन लेमा से, a बराबर bq प्लस का r। तो a का मान bq प्लस का r हुआ। अब आप रखो भाई मान, a तो अपने स्थान पे है ही, b के स्थान पे 3 है, q अपने स्थान पे है, r का मान कितना है, 2 है। ठीक, बात समझ रहे हो। अब क्या कर दो, इसका भी घन करना है दोनों पक्षों का, दोनों
पक्षों का घन करने पर, तो घन करोगे तो a क्यूब मिलेगा, बराबर होगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यूब का क्यूब होगा। बोलो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3a स्क्वायर भी होता है, 3 त्रिक 9, 9 छक्का 54 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 54 क्यूब का क्यूब हो जाएगा ना, क्या होगा 54 क्यूब का प्लस 36 हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर आप 9 बाहर ले लेते हो सबसे, यानी जहाँ जहाँ क्यू दिख रहे हैं वहाँ 9 बाहर लोगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 छक 54 हो जाएगा, अब प्लस स्क्वायर होगा ना, 9 चौक को 36 क्यूब हो जाएगा, अब प्लस लास्ट में 8 है, तो वहाँ से निकल के आता है 9m, इसको आप m के बराबर मान लेते हो तो 9m प्लस 8 रूप आ जाता है। ठीक, यह a क्यूब बराबर आता है। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपका था, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तो वह 3m प्लस 1 रूप हो सकता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करें तो वह 3m प्लस 1 रूप हो सकता है। देखो भाई, हम देखो 3m कॉमन लेना लास्ट में आपको, तो 3m कॉमन लेने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए, आपके पास 3 का पूर्णांक होना चाहिए, 3 का गुणज कोई होना चाहिए, तो वहां से आप 3 बाहर ले सकते हो। तो वही आपके पास माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर मान लेते हैं 3 है, तब a बाई बी क्या होगा, यानी a बटे 3 होगा, तो r का मान यहाँ से निश्चित होगा। ठीक, तो यहाँ से कंडीशन क्या निकलेगी, एक तो 3q आ जाएगा, एक 3q प्लस 1 आ जाएगा, एक 3q प्लस 2 आ जाएगा। अब देखो आपको 2 पद लाना है, 2 पद लाने के लिए आपके पास तीसरा पद की आवश्यकता नहीं है, तो आपके पास यानी केस आपका फर्स्ट क्या बनता है, केस फर्स्ट रहेगा कि जब r बराबर आप 0 लेते हो और b बराबर आप 3 लेते हो। ठीक, तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है, तो यहाँ से a का मान निकालना आपको, b अपने स्थान पे 3 है, q अपने स्थान पे r बराबर 0 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो a स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर बराबर 3 बाहर करोगे 3 त्रिक 9 q स्क्वायर हो जाएगा। इतनी वाली बातों को आप m के बराबर मानोगे तो a स्क्वायर बराबर 3m रूप हो जाएगा। ठीक, अब केस यही सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या होता है, आप जब केस सेकंड में आप लोग जानोगे कि r बराबर जब आप 2 रखते हो, 1 रखते हो, और b बराबर आप 3 ही रखोगे, तो यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्या निकल के आता है, a बराबर बी क्यू बोले तो 3q आता है, प्लस r का मान 1 है। अब दोनों पक्षों का आपको वर्क करना होगा, तो a स्क्वायर होगा, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो क्या होता है 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 9 q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2a भी करोगे तो 2 3 6 q हो जाएगा। ठीक, अब q वालों को एक साथ करोगे तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन लेते हो तो 3 त्रिक 9 q स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 3 दूना 6 q हो जाएगा, लास्ट में आपका 1 बचता है। इसके बराबर आप m मान लेते हो, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर 9m प्लस 1 रूप 3m प्लस 1 रूप आ जाता है। बात क्लियर हुई। तो यहाँ से आपके पास सवाल था, यानी लास्ट सवाल हमने उसको टाइप नहीं कर पाया था, इसके लिए सवाल चाहता हूँ, किसी धनात्मक पूर्णांक का आप वर्ग करोगे 3m प्लस 1 रूप होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन है लेकिन 2 कंडीशन में हमारा सॉल्व हो जाएगा, यानी 2 कंडीशनों पे आपको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ से 3m प्लस 1 रूप आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये सभी चैप्टर है यानी प्रश्नावली 1.1 समझ में आई होगी। तो इसको देखो, इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो आपके प्ले स्टोर पे विकास ट्यूटोरियल नाम से मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो विकास ट्यूटोरियल नाम से। वहाँ से आपको सारे पीडीएफ आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अब 1.2 से पहले जितनी भी थ्योरी होंगी उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।